बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ पुर्तगाल की यानी कि जो इमिग्रेशन है उसकी न्यूज़ आपसे शेयर करूंगा। बेसिकली जो आर्टिकल हैं 88 और 89 उनके बारे में बात करूंगा, और इसके अलावा अभी जो दूसरे आर्टिकल चल रहे हैं उनके बारे में भी बात करूंगा। साथ में रहिएगा, साथ में चले तो थोड़ी सी ड्राइविंग भी करेंगे और साथ में आपको मैं जो है इसके बारे में बताऊंगा भी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। और आपको पता है कि एवरीडे जो चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती हैं और जो लॉ होते हैं उनमें मॉडिफिकेशन भी होती है। तो इसलिए क्योंकि अभी जो भी लॉ बनता है वो उसमें हाल ही पुर्तगाल की बात ही नहीं कर रहा, किसी भी कंट्री में कोई लॉ होता है तो उसमें कुछ अरसे के बाद जो है मॉडिफाई उसको किया जाता है, उसमें चीज़ों को चेंज किया जाता है। कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है नई से नई, तो जो भी अपडेट आती हैं वो भी आप दोस्तों से शेयर कर दी जाती हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से कंट्री या कौन से सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपका शुक्रिया अदा किया जा सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि जो बेसिकली आर्टिकल 88 और 89 है, इनके ऊपर बात करूंगा मैं। तो आर्टिकल 88 ये उन लोगों के ऊपर समझ लें कि इम्प्लीमेंट होता था जिन लोगों के पास लीगल एंट्री थी, यानी कि वो शेंजन कंट्री में आते हैं वीज़ा लेके, यहाँ पुर्तगाल में आए हैं वीज़ा लेके, तो वो लोग आर्टिकल 88 के तहत जो है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे पुर्तगाल में। और आके पुर्तगाल में यानी कि डॉक्यूमेंटेशन यानी कि जिस तरह स्टार्टिंग में आप आते हैं तो आप पुर्तगाल में आएंगे, तो उस वक्त आने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले फाइनेंस का नंबर लेना होता था और उसके बाद सोशल सिक्योरिटी का नंबर लेते थे। फिर उसके बाद जो है आपको कहीं जॉब फाइंड आउट करना पड़ती थी। जब जॉब का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाता था तो फिर यह है कि वो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट ले आपके पास होता था, आप काम करने शुरू कर देते थे। एटलीस्ट मिनिमम 6 महीने का जब आपका टैक्स चला जाता था तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते थे, किसी लॉयर के थ्रू आप जो है रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर लें। अगर नहीं करना किसी लॉयर को हायर, तो फिर यह है कि आपकी सबमिट हुई होती थी फाइल ऑलरेडी, जो है मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट भी होता था। तो फिर ये आप टैक्स देते रहे, आईमा आपको ईमेल भेज देती थी। अब ईमेल के 2 तरीके थे उस वक्त। एक ये होता था कि आईमा के ऊपर अगर आप वेट करेंगे तो आईमा आपको चाहे 1 साल के बाद ईमेल भेजे या 1.5 साल के बाद भेजे या 14 महीने के बाद भेजे, इट्स अप टू देम। लेकिन दूसरा तरीका ये होता था कि आपका जब 6 महीने का टैक्स चला जाता था तो आप किसी लॉयर से बात करके तब भी कोर्ट के थ्रू भी आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते थे फिंगर्स की। तो इसलिए क्योंकि जो फाइल लॉक है वो अब उसकी डिटेल में नहीं मैं जा रहा, क्योंकि फाइल लॉक का भी सिस्टम ऐसे है, क्योंकि जब आपकी फाइल लॉक होगी आपने काम करना शुरू कर दिया, उसके आगे की बात कर रहा हूँ। दोबारा अगर फाइल लॉक पे चला जाता हूँ तो फिर वीडियो भी लंबी होती जाती है और आपका बहुत कीमती टाइम होता है जिसका हमें भी एहसास होता है। तो इस तरह होता था आर्टिकल 88। और जो आर्टिकल 89 है वो होता था कि अगर आप पुर्तगाल में ऐसे आए, जिस तरह दूसरा मैंने बताया कि आपने फाइनेंस नंबर ले लिया, सोशल सिक्योरिटी नंबर ले लिया, होम एड्रेस आपके पास है, फाइल लॉक हो गई है, तो उसके बाद आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आपके पास कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट है, ज़रूरी नहीं है कि अपने बिजनेस के लिए आप एक ह्यूज अमाउंट जो है वही इन्वेस्ट करें। आपके पास अगर थोड़े बहुत पैसे भी हैं, अगर 10-15 हज़ार हैं, तो भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते थे। कोई छोटी मोटी शॉप आप ओपन कर लें, तो छोटा सा टेक वे कहीं बना लें साइड में, कॉफ़ी शॉप वगैरह, फ्रूट की शॉप या बार्बर शॉप, जो भी आप, या मोबाइल एक्सेसरीज़ हैं उनकी शॉप आप बना लें, मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप आप बना सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आप 10 से 15 हज़ार यूरो के बीच में भी कर सकते हैं, छोटी छोटी। तो फिर वो आपकी फाइल लॉक होती थी आर्टिकल 89 में। तो अभी करंट सिचुएशन में जो आर्टिकल 89 और 88 हैं वो तो दोनों बंद हो चुके हैं, क्योंकि अभी उनके बंद होने के बाद बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि वो कब खुलेंगे। तो अभी तो उसके बारे में पता ही नहीं है कि कब खुलेंगे, खुलेंगे भी या नहीं, दोबारा रिस्टार्ट होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो अभी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो पुर्तगाल की इमिग्रेशन का सिस्टम है उसको कैसे रन करना है उन्होंने, क्योंकि जब तक वो कुछ अपडेट आएगी नहीं तो उसके बारे में कहना भी फजूल ही है। हाँ, एक आईडी है, कुछ कहते हैं कि हो जाएगा, कुछ नहीं, लेकिन ये हवाई न्यूज़ है, तो मैं हवाई न्यूज़ को लेकर वीडियो नहीं बनाता मेरे भाई।
और दूसरी बात अगर देखें तो इसके अलावा और आर्टिकल हैं, लाइक अगर आपने मिनिमम आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है FA या FSC आपने क्लियर किया हुआ है अपने होमलैंड से, तो फिर आप अगर पुर्तगाल में आते हैं या किसी भी शेंजन कंट्री में आते हैं टूरिस्ट वीज़ा पर, तो वीज़े की वैलिडिटी के दौरान ही अगर आप पुर्तगाल में अब भी आ जाएँ आज की डेट में, तो फिर आप आके पुर्तगाल में आर्टिकल 92A के तहत किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। आप चेक कर लें ऑनलाइन, जो यूनिवर्सिटी आपको सूट करती है, जो सा कोर्स आपने करना है, उसकी जो ट्यूशन फ़ीस होती है डिपेंड है, क्योंकि जितने भी कोर्सेज हैं सब की फ़ीस डिफरेंट होती है। तो जो आपको सूटेबल है आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके फिर भी आप रेजिडेंस कार्ड हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो रेजिडेंस कार्ड आपको स्टूडेंट ही मिलेगा, लेकिन ये है कि वो मिल जाएगा आपको रेजिडेंस कार्ड ये है, तो उस रेजिडेंस कार्ड के बिहाफ पर भी आप पुर्तगाल में सेटल डाउन हो सकते हैं जी फ्रेंड। और उसी कार्ड के बिहाफ पर आप आगे चल के जो है आज की डेट में जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का है। अगर आप 5 साल पुर्तगाल में लीगली आपको गुजर जाते हैं तो उसके बाद आप जाके पुर्तगाल में सिटीजनशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन फिर वही बात कि वो टाइम पीरियड जो है वो आपको गुजारना ही पड़ेगा। कल को अगर टाइम पीरियड चेंज हो जाता है नेशनैलिटी का, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी जो है पुर्तगाल के जो पार्लियामेंट है उसमें जो है वो नए प्रोग्राम की जो फाइल है सबमिट हो चुकी है। अब अप्रूवल आएगी, ये तो आपको पता है पार्लियामेंट में डिबेट वगैरह होती है, फिर उसमें देखते हैं कि कितने पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं, हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, वो कितने ज़्यादा लोग उस बात के ऊपर एग्री करते हैं। तो फिर ये है कि वो अगर ज़्यादा अक्सरियत में होंगे तो फिर वो जो है बिल अप्रूव्ड हो जाता है, पास हो जाता है। वरना अपोजिशन का भी होती है, अपोजिशन का काम है टांग अड़ाना। आपको पता है हर कंट्री में पार्लियामेंट में अपोजिशन बैठी होती है, तो यहाँ भी बैठी हुई है अपोजिशन। तो अभी क्योंकि पता नहीं है, अभी तो वो सबमिट हुआ है वहाँ पे, तो उसके बाद ये होगा कि आप देखें अगर तो यानी कि वो पास हो जाता है तो फिर शायद टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाएगा नेशनैलिटी का। अभी कितना बढ़ेगा, शायद 7 साल के बाद आप एलिजिबल होते हैं, 8 साल के बाद या 10 साल के बाद, ये तो अब इनके ऊपर है। लेकिन आज की जो डेट है उसमें 5 साल का ही टाइम पीरियड है, कल को चेंज हो जाए। हाँ, अगर आप एलिजिबल हैं, आपका टाइम पूरा हो चुका है, तो मैं आपको एक बात बोलूँगा कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप जितनी जल्दी हो सकता है पॉसिबल आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें अपनी नेशनैलिटी के लिए। कल को अगर लॉ चेंज भी हो जाता है तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी फ़ाइल ऑलरेडी सबमिट हो चुकी होगी, आप अंडर प्रोसेस होंगे, तो आपका केस वही जो पहले वाला सिस्टम है उसी के मुताबिक चलेगा। हाँ, अगर आप लेट करते हैं, अभी आप सोच रहे हैं कि लॉ आता है क्या होता है उसके बाद है, तो फिर आप खुद आप समझदार हैं, फिर आपको तो पता ही आपका टाइम तो वेस्ट हो गई। लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं, आप अगर पुर्तगाल में आपको 5 साल हो गए हैं, मैनिफेस्टाção de interesse लेके आज तक, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसको लेके आज तक अगर आपके 5 साल हो गए हैं, तो आप कल अल्लाह का नाम लेके जाके किसी वकील को साथ ले ले। अगर आपको खुद पता है तो आप खुद जाकर रजिस्टर सिविल में आप अपनी जो है फाइल सबमिट कर सकते हैं नेशनैलिटी के लिए। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं समझ आती तो किसी भी एक लायर को हायर कर लें, ज़्यादा जो है पैसे देने की ज़रूरत नहीं है किसी लायर को। तो फिर यह है कि आपका जो है वो केस सबमिट हो जाएगा, और अगर हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप जो है आज की डेट में जो टाइम चाह रहा है इसी में आपको जो है अकाउंट किया जाएगा। कल को अगर टाइम पीरियड चेंज भी हो जाएगा तो वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर आपने लेट किया तो फिर तो डेफिनेटली इम्पैक्ट भी करेगा आपको। तो इसलिए तो अभी तक के लिए फ्रेंड्स यही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।